Hello guys, welcome to my channel Study with N Agarwal. This video is for 9th class students. Okay. So in this video we are going to revise Science chapter 5, Cell, the fundamental unit of life. First of all, let me tell you that what you learned or revised in this video. First we read about cell, then its type, its structure, then differentiate between eukaryotic cell and prokaryotic cell, then plants and animal cell, then osmosis and diffusion, direction of movements of water in isotonic, hypertonic and hypotonic solution, then last में cell division. Okay. So सबसे पहले कि सेल क्या होता है. All living organisms made up of fundamental unit of life called cell. The cell is a Latin word for a little room. लुक यार, सेल जो है वो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं. ठीक है, सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ सेल की हिस्ट्री. ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, मैं इसको समझा देती हूँ. ठीक है, 1965 में इसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और ली वैन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. ठीक है ना. अब बात करते हैं सेल थ्योरी की. तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. ये सेल्डेन और सेवान ने बताया था. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं. ठीक है, और विर्चो ने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कि जो न्यू सेल्स जो भी जनरेट होता है ना, वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल की वजह से होता है. ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल ही है जो न्यू सेल्स को जनरेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल फॉर्म ऑफ टिश्यू and each tissue serves a particular purpose and can be combined with other tissues to form organs. ठीक है, लुक यार, जब सिमिलर सेल्स कलेक्ट होकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तब वो टिश्यू बन जाते हैं. और जब एक टिश्यू किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दूसरे टिश्यू के साथ कंबाइन होता है तो वो ऑर्गन बन जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की. तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर में होते हैं और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में होते हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो पता है ना, नहीं पता तो सुन लो. यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं. ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनका साइज भी स्मॉल है और इनके पास सेल ऑर्गेनिल भी नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम्स. सेल ऑर्गेनिल और राइबोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो सेल ऑर्गेनिल होता है ये एक सब सेल स्ट्रक्चर है जिसे काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. ठीक है, सेल के अंदर. ठीक है, और राइबोसोम्स जो होता है ना वो एक सेल ऑर्गेनिल है. ठीक है, मतलब समझ गए ना, राइबोसोम्स जो है वो सेल ऑर्गेनिल ही है एक. ठीक है, मतलब सेल ऑर्गेनिल और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से एक राइबोसोम्स है. ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक क्रोमोसोम ही होता है. ठीक है, नाउ यूकैरियोटिक सेल, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, इनका साइज भी लार्ज होता है और इनके पास सेल ऑर्गेनिल भी होता है. ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनिल होते हैं और मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेल का स्ट्रक्चर. तो सेल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेकंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ साइटोप्लाज्म और फिफ्थ सेल ऑर्गेनिल. ठीक है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज द outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. ठीक है,
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। ये सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है, ठीक है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेमी परमेएबल होती है। सेमी परमेएबल मीन्स कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनती है। प्रोटीन्स तो पता होगा तुम्हें, और लिपिड्स मतलब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उन्हें लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लेयर ना एक लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस, तो इसके फंक्शंस तो मैंने बता ही दिए कि ये सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, मतलब ठीक है ना, अलग करती है, मतलब सेपरेट करती है, ठीक है। और कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करती है, और इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेल वॉल. Cell wall is a structural layer just outside the plasma membrane in plant cell and some prokaryotic cell. ठीक है, सेल वॉल जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, उसे कहते हैं। ये प्लांट सेल में होती है और कुछ ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, टफ है और रिजिड है, नॉन लिविंग है और सेलुलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके फंक्शंस भी देखा भी तुमने, वही है, मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और ये सेल को शेप देती है और इसके साइज को भी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करती है कि जो सेल है ना वो बाहर की साइड से बस्ट ना हो जाए, यानी कि फूट ना जाए, ठीक है। ये उसको इससे प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस जो है ना वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है और ये सेल का जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। और ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सेल का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. देखो यार, जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी शेप स्पेरिकल होती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियस एनवलप भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर बाहर जाने में या ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को स्टोर करता है जो प्रोटीन्स और डीएनए से बना होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में वो सारी इन्फो होती है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है, और डीएनए जो है ना वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की. तो यार हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, लाइक सेल डिवीजन, ग्रोथ एक्सेट्रा, इन सब के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर कंपोनेंट्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक प्रोटीन को ब्रेक करना या CO2 से ग्लूकोज बनाना, ओके। नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियस का कि जो न्यूक्लियस होता है ना ये डीएनए को स्टोर करता है और पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होगी ये भी न्यूक्लियस से कंट्रोल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। Cytoplasm is a thick jelly-like substance that is enclosed by the cell membrane and contains all the cell organelle. ठीक है, ये ना एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना उन्हें साइटोप्लाज्म में कंटेन करता है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सोल्ट प्रोटीन्स और वाटर से मिलकर बना होता है और इसका फंक्शन है कि ये प्रोटीन के कॉम्बिनेशंस को और मेटालिक रिएक्शंस जो होती है ना मेटालिक, इन सबको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल. The cellular components are called cell organelle. These cell organelle includes both membrane and non-membrane bound organelles present within the cell and are distinct in their structure and functions. They coordinate and function efficiently for the normal functioning of the cell. ठीक है, देखो यार जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना उन्हें सेल ऑर्गेनेल कहते हैं. यार मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ.
लुक यार, जैसे फैक्ट्री होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा, और वो वर्क भी अलग अलग करते हैं। जब वो सब अपना अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं तभी एक फैक्ट्री अच्छे से चल पाती है। ठीक है, वैसे ही सेल है। ठीक है, उसे प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स की नीड होती है, और जब ये कंपोनेंट्स अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं ना, तभी सेल नॉर्मल परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेल है ना, ये सेल को हेल्प करते हैं अच्छे से काम करने में। ठीक है, सेल के ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, लुक यार, इन सारे सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये सारे ऑर्गेनेल जो है ना, सेल ऑर्गेनेल है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्गी अपार्टस। It is a complex of folded membranes and vesicles found in the cytoplasm of eukaryotic cells. ठीक है, गोल्गी अपार्टस एक कॉम्प्लेक्स फोल्डेड मेम्ब्रेन है जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलती है। इसका काम होता है ईआर से प्रोटीन को रिसीव, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है ना, ईआर से प्रोटीन रिसीव करती है, उसे पैक करती है, एंड देन उसे अलग अलग उसके जो टारगेट्स है उनके लिए डिस्पैच कर देती है। ठीक है, और हाँ, ये लाइसोसोम्स को भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ is released by mitochondria in the form of ATP molecules. That's why they are known as powerhouse of the cell. Mitochondria have their own DNA and ribosomes, therefore they can make their own proteins. देखो यार, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है। ठीक है, लुक यार, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो सेल को भी अपनी हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की नीड होगी, और वो एनर्जी जो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसे प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, और इसलिए ये अपना प्रोटीन भी खुद बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ना ईआर बोलते हैं। A network of membranous tubes that extend from the nucleus membrane to the plasma membrane of eukaryotic cell. ठीक है, जो ये ईआर है ना, ये काफी सारी मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सपैंड हो रखा है। ठीक है, ईआर गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फैट। ईआर जो है वो सेल को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटीन, लिपिड और फैट को बताता है। ये ना इसका फंक्शन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि ईआर का फंक्शन क्या है, तो बता सकते हो कि ये सेल को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटीन, लिपिड और फैट को बनाता है। ठीक है, ईआर के ना दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक जिसे आरईआर भी बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एसईआर बोलते हैं। आरईआर ना रफ होता है। ठीक है, ये ना रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस पे ना राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ये जो है ना प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है, राइबोसोम्स जो है ना वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आरईआर के सरफेस पे राइबोसोम अटैच है, इसलिए आरईआर प्रोटीन बनाता है, और एसईआर पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए ये लिपिड्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स। ठीक है, found mostly in eukaryotic cells of animals. These spherical sac-like structure contain digestive enzymes. ठीक है, they are responsible for breaking down worn out parts of the cell and destroying any foreign bacteria or virus. लोग क्या, जो ये लाइसोसोम्स है ना, ये सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। ठीक है, और इनकी शेप ना स्पेरिकल होती है, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आ जाता है सेल में, सेल का नहीं, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस सेल में आ जाता है, या फिर सेल का कोई पार्ट या फिर कोई ऑर्गेनेल खराब होता है,
तो ये उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइड पैक भी कहते हैं, ठीक है। When the cell get damaged, lysosomes may burst and digest their own cell. That is why they are known as suicide bags, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉरेन बैक्टीरिया को और अगर इसका कोई पार्ट खराब हो जाए सेल का, ये इन दोनों चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स, double membrane bound organelle found in plant cell only. Like mitochondria, plastids also contain their own DNA and ribosomes. ठीक है, प्लास्टिड्स जो है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है ना, वैसे प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स के ना 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ना, इसमें ना एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है ना, वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड है जो येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट को कंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड है जो स्टार्च को स्टोर करती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेन लिक्विड और सॉलिड, दीज आर परमानेंट एंड लार्ज इन प्लांट सेल, देयर मेन फंक्शन इज टू इंश्योर द रिजिडिटी ऑफ द सेल एंड मेंटेन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वैक्यूल्स ना सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। ये ना कभी कभी एनिमल में भी मिल जाते हैं, उनके वेस्ट को स्टोर करने के लिए, बट मेनली ना ये प्लांट्स में ही होते हैं और ये सेल का ना 90% स्पेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन होता है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और हाँ, ये सेल में ना, प्लांट सेल में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब ना यहाँ पर हमारे सारे ऑर्गेनेल खत्म होते हैं, ठीक है। मैं ना आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। ER 2 टाइप का होता है, RER और SER, ठीक है। RER प्रोटीन बनाता है और SER फैट और लिपिड्स, ठीक है। फिर आता है गोल्गी अपार्टस, जो ER से प्रोटीन को रिसीव करके पैक करता है और उनके डेस्टिनेशन के लिए उन्हें डिस्पैच कर देता है, ठीक है। और वो लाइसोसोम से भी बनाती है, गोल्गी अपार्टस लाइसोसोम से भी बनाती है। लाइसोसोम ना सिर्फ एनिमल सेल में होता है और ये सेल के खराब पार्ट्स को और आउटसाइड और बैक्टीरिया को ना डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट था प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड्स फूड के लिए क्लोरोफिल कंटेन करता है और वैक्यूल्स प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारे ऑर्गेनेल्स और सेल की बाकी जो सारी एक्टिविटीज है ना, इनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। देखो यार, प्लांट सेल में ना सेल वॉल नहीं होती है, सॉरी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। जो एनिमल सेल है ना, वो जनरली उनकी शेप जो है वो राउंड होती है और उनका ना वो इरेगुलर फिगर के होते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल ना रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और इनकी ना शेप जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। एनिमल सेल में एक से ज्यादा वैक्यूल्स मिल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है सेंटर में और वो बहुत बड़ा होता है। देखो और नीचे डायग्राम में दिख रहा है ना कितना बड़ा है। एक सेकेंड, देखो ये रहा, ये बड़ा है ना काफी और बीच में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रॉइल्स। एनिमल सेल में सेंट्रॉइल्स होते हैं और प्लांट सेल में सेंट्रॉइल सिर्फ लोअर पार्ट में होते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइल्स जो होते हैं ना, वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब सेल डिवीजन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती है और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। Any type of substance can move from higher concentration to lower concentration across the cell wall by the process called diffusion, ठीक है।
यार हमने डिफ्यूजन जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, वैसे सेम बायो में है, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, ठीक है। सेम बायो में है, बट बायो में ना ये जो मूवमेंट होगी वो सेल वॉल के थ्रू होगी, ठीक है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि CO2 और O2 गैस होती है। जैसे कि आप देखो यार, जो CO2 है ना वो हमारे सेल के लिए वेस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, वेस्ट है, और जो CO2 है ना उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई होता है और सेल के बाहर लो होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है ना वो CO2 को हेल्प करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने में, और सेम वो O2 के साथ करता है। O2 हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन बहुत यूजफुल है। तो O2 का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो सेल के बाहर हाई होता है और सेल के अंदर लो होता है, और डिफ्यूजन O2 को हेल्प करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू ना वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ना डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। हमारा ऑस्मोसिस कितना होगा ये अफेक्ट करता है कि वाटर में कितने सब्सटेंसेस डिसॉल्व है, ठीक है। कितना सॉल्ट और कितना शुगर है ये, ठीक है, ये ऑस्मोसिस का रेट अफेक्ट करता है, ठीक है, डिसाइड करता है। मतलब ऑस्मोसिस के लिए 3 सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो सेम कंसंट्रेशन का होता है, ठीक है। मतलब इसमें ना वाटर की कोई मूवमेंट होती ही नहीं है, जितना वाटर आता है उतना ही वाटर चले जाता है, ठीक है। सेल का जो साइज होगा वो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो है ना वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सराउंडिंग से ज्यादा पानी ऑब्जॉर्व करता है, देन द वाटर मूव आउटसाइड द सेल, ठीक है। मतलब सेल ना पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और बाहर ना सेल से बाहर बहुत कम पानी निकलता है एज कम्पेयर टू जितना उसने एब्जॉर्ब करा है, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल ज्यादा पानी सेल के बाहर चले जाता है, बाहर छोड़ देता है ज्यादा पानी और थोड़ा सा ही पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेल डिवीजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब, सेल डिवीजन वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सेल्स जो है वो मेड होते हैं, मतलब नए सेल बनते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो है वो 2 टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच most of the cell divided for growth. In this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical daughter cells containing same number of chromosomes as mother. It helps in growth and repair of tissue in organisms. ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल हर एक सेल को मदर सेल कहते हैं और ये 2 आइडेंटिकल डॉटर में टूट जाता है, जैसे कि डायग्राम में हो रखा है ना, इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें क्या था, ये हमारा मदर सेल था, ये टूटकर 2 सेलों में डिवाइड हो गया, 2 आइडेंटिकल डॉटर में, ठीक है। इसमें देखो सेम नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, ये जो अंदर बने हुए हैं ना, ये 2 रेड कलर के बने हैं, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी 4 है और इनमें भी 4 है, दोनों बॉक्स में भी 4 है ना, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो ये माइटोसिस हो गया, ठीक है। ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल ना डिवाइड होता है ट्वाइस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका ना डिफरेंस क्या होता है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। देखो, हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, अब ये मदर सेल था, इसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। ये 2 आइडेंटिकल डॉटर्स में टूटा और इसमें 2 क्रोमोसोम्स थे, एक में 2 है और इसमें 2 है। और जब वो आगे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके जब ये टूटे तो इनमें एक क्रोमोसोम बचा ना, ठीक है।
तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, मायोसिस, ठीक है, मियोसिस, सॉरी मियोसिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।